अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अपने एक मखसूस बयानिए पर हम देख रहे हैं कि मुसलसल तकिया किए हुए हैं और वो बयानिया है अपने सियासी मुखालफिन को चोर, डाकू, करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होना साबित करने का बयानिया। और हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल वो इस इशू पर बात करते हैं और एक ही बात है, या ये कहना चाहिए कि एक ही राग है जो अलापते हुए दिखाई देते हैं। मुल्क के एक आईनी इदारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खुद इमरान खान के बारे में ये कहा गया कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व साबित हुए हैं, जिसकी वजह से उनको नाअहल करार दिया जा रहा है। उनकी जो कौमी असेंबली की नशिस्त है उसकी रुकनीत जो है उसको भी मुअत्तल किया गया है और उनको नाअहल भी करार दिया गया है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अपनी वो जो एक रविश है अपने सियासी मुखालफिन पर ही इल्जाम लगाने की, उसको तर्क नहीं कर रहे। हम ये देख रहे हैं कि हर वक्त मुल्की इदारों पर हमलावर रहने वाले इमरान खान मुसलसल चोर, डाकू का जो एक इल्जाम है वो लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लगता है कि ये शायद उनका तर्ज सियासत है। वो जो कहा जाता है ना कि झूठ को इतनी दफा बोलें कि वो सच लगने लगे, शायद यही वो कहना चाहिए कि मोटो है या मंत्रा है इमरान खान साहब की सियासत का, कि वो अपने सियासी मुखालफिन के बारे में एक ही बात को इतने तवातुर से कहना चाहते हैं कि जो उनको फॉलो करने वाले लोग हैं, जो अवाम है, वो उसी को सच मान लें। इसी हवाले से अगर बात की जाए, क्योंकि वो बार बार ये कहते हैं कि इस मुल्क में उनके अलावा जो भी कोई सियासत कर रहा है वो करप्ट है, वो चोर है, वो डाकू है। अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने इस वक्त के जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, उनके खिलाफ हमने देखा कि एक केस बनाने की कोशिश की और बरतानवी तहकीकाती इदारे को कुछ खुद साख्ता सबूत फराहम किए, जिसमें यह कहने की कोशिश की गई कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं, उनको, उनकी फैमिली को उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई और उनको तहकीकात के लिए कहा गया। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर हम नेशनल क्राइम एजेंसी की बात करें तो एक बहुत ही वेल रिप्यूटेड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, इसकी एक बहुत रेपुटेशन है, बहुत एक एम्पावर्ड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है बरतानिया की। उन्होंने 21 महीने तक बहुत ही ज्यादा थोरो किस्म की इन्वेस्टिगेशन की इस सारे मामले पर, और जब रिपोर्ट आई तो उसमें यह बात बताई गई कि मियां शहबाज शरीफ साहब को ना सिर्फ क्लीन चिट दी गई है कि मनी लॉन्ड्रिंग या किसी भी इस तरह के मामलात में वो इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि बड़ी वजाहत के साथ ये बात भी कही गई कि मुत्तहिदा अरब अमीरात हो या स्विस अकाउंट्स हो, उनके हवाले से भी बहुत तफसील से तहकीकात की गई और ये बात सामने आई है कि किसी भी किस्म की कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में शहबाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली इन्वॉल्व नहीं पाई गई। बल्कि कुछ 2 कदम आगे जाके उस रिपोर्ट में ये बात भी कही गई कि हुकूमत पाकिस्तान की ईमा पर, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया गया था, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो कुछ शवाहिद प्रोवाइड किए गए उन पर भी हमें शक है, वो ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है, वो फेक हैं। तो कुछ सवालात इस पूरी एक्सरसाइज के बाद हमारे जहन में आते हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा जो इस इन्वेस्टिगेशन पर खर्च किया गया सिर्फ खान साहब की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, उसका जवाब कौन देगा कि वो पैसा जो जाया हुआ वो क्यों जाया किया गया। जो इन्वेस्टिगेशन है उसका जो नतीजा आया है, क्या वहां पर भी शहबाज शरीफ या शरीफ फैमिली ने किसी किस्म की कोई डील की थी, उनके साथ भी क्या कोई एनआरओ उनको हासिल हुआ था? क्योंकि बरतानिया हो या वेस्टर्न डेमोक्रेसीज या वेस्टर्न ममालिक हो, उनकी मिसालें देते तो हम देखते हैं खान साहब थकते नहीं है, पर वहां से आने वाले फैसले को भी वो रद्द कर देते हैं। तो पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनके बारे में तो हम क्या ही कहें। ये जो एक शख्सियत पसंदी, खुद परस्ती का एक रवैया है कि जो अपने खिलाफ फैसला आए उसको भी एक्सेप्ट नहीं करना, जो किसी दूसरे के हक में फैसला आए उसको भी एक्सेप्ट नहीं करना, और इस सब चीज को बुनियाद बनाकर मुल्क में हिजान की कैफियत पैदा करने की कोशिश करना, लॉन्ग मार्च की धमकी देने की कोशिश करना, एहतजाज का कहना, यह कहना कि मेरे पास बहुत कुव्वत है, मैं इस्लामाबाद को बंद कर दूंगा, चलने नहीं दूंगा मामलात को। ये थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से ये मामलात जो है वो आगे बढ़ेंगे, और अगर इस तरह का रवैया मुल्क की किसी सियासी जमात और उसके सरबराह में आ जाए तो उससे किस तरीके से डील करना चाहिए। इन सभी इशूज पर बड़ी तफसील से हमारी टीम ने नेशनल क्राइम एजेंसी क्या है, वो जो इन्वेस्टिगेशन थी वो क्या थी, उसके हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, वो पहले यहाँ प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर जो मेहमान शख्सियात है उनका तारुफ करवाएंगे। नेशनल क्राइम एजेंसी (NCA) बरतानिया का सबसे बड़ा तहकीकाती इदारा है जो तकरीबन एक दिहाई कबल 2013 में कायम किया गया था। NCA के कयाम के बाद बरतानिया के कई झेली महकमे इसमें जम कर दिए गए, जिसका मकसद एजेंसी को आजादाना तहकीकात के लिए बाइख्तियार और मजबूत बनाना था। तहकीकाती एजेंसी बरतानवी वजीर खारजा के सिवा किसी को भी जवाबदेह नहीं। यही वजह है कि NCA आज बतौर तहकीकाती इदारा आलमी सतह पर अपनी साख मनवा चुका है। एजेंसी की बुनियादी जिम्मेदारियों में संगीन और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकना, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग और दौलत से जुड़े जराइम, मंशियात, गैर कानूनी असलहे, बच्चों के खिलाफ जिनसी जराइम और साइबर क्राइम की तहकीकात शामिल हैं। आलमी शोहरत की हामिल इस तहकीकाती एजेंसी ने सन 2020 में इमरान खान हुकूमत नैब की दरख्वास्त पर शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन की तहकीकात शुरू की। मुसलसल 21 माह की तहकीकात के बाद एजेंसी ने अपनी हतमी रिपोर्ट में बताया
बताया कि शहबाज शरीफ और उनके खानदान के बरतानिया और यूएई में 20 साल के माली मामलात की मुकम्मल छानबीन की गई, मगर किसी भी किस्म की मुजरिमाना सरगर्मी या फ्रॉड का सबूत नहीं मिला, जिसके बाद मियां शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज के मुंजमद बैंक अकाउंट्स बहाल कर दिए गए। एनसीए ने रिपोर्ट में ये भी बताया कि उन्हें तहकीकात के लिए पीटीआई हुकूमत की जानिब से फराहम करदा तमाम दस्तावेजात जाली थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हर वक्त मुल्की इदारों पर हमला आवल और मर्जी के खिलाफ आने वाले अदालती फैसलों को एनआरओ करार देते हैं, मगर क्या बरतानवी इदारे की रिपोर्ट भी किसी डील या एनआरओ का नतीजा है? वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ आलमी एजेंसी की इन तहकीकात का कई बार जिक्र कर चुके हैं, जबकि हर वक्त मगरिब की मिसालें देने वाले इमरान खान एनसीए की रिपोर्ट भी तस्लीम करने को तैयार नहीं। इमरान खान ने हमेशा मुल्की इदारों पर बेजा तनकीद और उन्हें डिस्क्रेडिट किया है, जिसकी वाज़ेह मिसाल हाल ही में आला अदलिया की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के हक में मैरिट पर आने वाले फैसलों पर भी उन इदारों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा है। हालांकि मुल्की इदारे भी अपनी साख के हवाले से अहम मकाम रखते हैं। दर हकीकत झूठे बयानिए महज एक इमरान खान की करप्शन, बेईमानी और नाअहली पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश साबित हो रही है। जी व्यूअर्स, इस रिपोर्ट को शामिल करने का, बनाने का और इस इशू को रेस करने का मकसद यही है कि एक छोटा सा कंपैरिजन किया जा सके कि जिन लोगों को खान साहब जो है वो चोर डाकू डिक्लेयर कर रहे हैं, वो तो इंटरनेशनल वेल रिप्यूटेड एजेंसीज से भी क्लीन चिट लेकर आ रहे हैं, लेकिन खान साहब खुद जो कहते हैं कि कुछ करोड़ों की बात है जो मुझ पर इल्जाम लगाया, खान साहब पर जब अपने पर बात आई तो खान साहब उन कुछ करोड़ों की जो बेज़ाब्तगी है उसको भी साबित नहीं कर सके और नाअहल करार दे दिए गए। तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, बरतानिया से हमें ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट है मुर्तज़ा अली शाह साहब ने, और बहुत तफसील से उन्होंने इस पूरी स्टोरी को कवर किया था, इसलिए हमने कोशिश की कि आज के प्रोग्राम में उन्हें शामिल किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यावर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर सियासतदान है जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। और सीनियर जर्नलिस्ट है, एंकर पर्सन है गरीदा फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया गरीदा आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं मुर्तज़ा आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज कर लूँ, क्योंकि सिंस आपने स्टोरी को बहुत तफसील से कवर किया था और जैसे मैंने कहा कि मकसद इस इशू को हाईलाइट करने का ये है कि एक थोड़ा सा कंपैरिजन भी ड्रॉ किया जा सके। पहले तो नेशनल क्राइम एजेंसी क्या है, किस तरीके से काम करती है, और थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी बताइएगा इस पूरे इशू को कवर करने का। नेशनल क्राइम एजेंसी को आप बरतानिया की FBI कह रहे हैं। ये जो सुपर काउंटर करप्शन एजेंसी है जिसको जो एस्टेब्लिश किया गया था, इससे पहले इसको कहते थे सोगा सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एजेंसी। तो जितने भी सीरियस जो ऑर्गेनाइज्ड नेचर के जो क्राइम होते हैं, जिसका खासतौर पर व्हाइट कॉलर क्राइम, ड्रग्स और हार्डन जो क्राइम थे, उन सब की जो एक्सटेंसिव जो हाई प्रोफाइल जो केसेस हैं करप्शन के, उनके लिए इसकी एक्सपर्टीज है नेशनल क्राइम एजेंसी की। आपने स्कॉटलैंड यार्ड का नाम सुना होगा, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस है, और जहां पर जो एनसी है उसके पास उतने ही इख्तियारात हैं, आप यूं समझ लें जितने पाकिस्तान में FIA के पास है और या अमेरिका में FBI के पास है। और ये उसका रेमिट है कि ये किसी भी नेचर की इंक्वायरी कर सकती है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे इनका जो काम है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ ड्रग्स और जो मर्डर्स और ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं उनसे डील करते हैं ये। अच्छा, तो बहुत आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, थोड़ा प्रोसेस है उनका इन्वेस्टिगेशन का। मेरी पहले भी आपसे बात हुई, आपकी जो स्टोरीज आप कवर कर रहे थे, जब मैं उनको भी देखती थी तो लगता है कि बहुत प्रोफेशनल तरीके से, बड़ी डेडिकेटेड तरीके से वो ऑपरेट करते। थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि उस पूरे अमल के दौरान क्या क्या मराहिल आपने खुद विटनेस किए, और फिर जो रिपोर्ट आने के बाद यहाँ पर जो एक एटीट्यूड है, एक रवैया है कि मानते ही नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, उस पर क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, इसमें मैं आपको वो बताऊंगा जो मैंने कवर किया और जो डॉक्यूमेंट्स मुझे मिले थे अपने एनसीए के एक सोर्स से। वो ये था कि दिसंबर 2019 में नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शहबाज के एसेट्स फ्रीज किए। उसके लिए उन्होंने जो वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट है उसमें उन्होंने एक एसेट फ्रीजिंग की जो एप्लीकेशन दी, जिसमें उन्होंने बाद बहुत अहम इंकशाफात। नेशनल क्राइम एजेंसी ने यह बताया मजिस्ट्रेट को कि दिसंबर के तीसरे हफ्ते में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो पाकिस्तान के ऑफिशियल आए और वो एनसीए के लोगों से लंदन में मिले, और जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ और उनके बेटे के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के हवाले से बात की और एनसीए से दरखास्त की कि वो उनको मनी लॉन्ड्रिंग और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से उनको इन्वेस्टिगेट करें। ठीक है। तो अच्छा, से जो
जी जी ठीक है कि करप्ट प्रैक्टिसेस मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इन्वेस्टिगेट करें। थोड़ा सा ये भी बता दें डिटेल में कि दायरा कार क्या था, क्योंकि जो रिपोर्ट है उसके अंदर ये भी मेंशन किया गया कि अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें, स्विस अकाउंट्स की बात करें, उनको भी देखा गया है और उनके अंदर भी कोई बेज़ाब्ती साबित नहीं हुई है। जी अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें मैं आपको पूरा बताऊंगा कि हुआ क्या था। उसके बाद उन्होंने शहबाज शरीफ और उनके बेटे के एसेट्स, उनके बैंक अकाउंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज, सब कुछ उन्होंने उसको फ्रीज कर दिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। उस इन्वेस्टिगेशन में नेशनल क्राइम एजेंसी देख क्या रही थी, उसमें जो इल्जाम एनसीए ने लगाए और जो हुकूमत पाकिस्तान ने लगाया, उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ के चीफ मिनिस्टर रहे हैं पंजाब के, उन्होंने मिस यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस किया है, उन्होंने करप्शन की है, उन्होंने जो 2007 में जो लंदन में उन्होंने फ्लैट खरीदा था वो उन्होंने करप्शन की मनी से लिया और उन्होंने उस करप्ट मनी को फिर अपने बेटे सुलेमान को ट्रांसफर किया। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने जो बरतानिया के वीजे लिए थे वो वीजे भी उन्होंने बरतानिया के इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी की। क्यों? उन्होंने उनके शहबाज शरीफ के मुख्तलिफ जो बयानात थे और जो स्टेटमेंट थी वो दिखाई कि उनकी इनकम उन्होंने इतनी कही है लेकिन उन्होंने वीजा एप्लीकेशन में इतनी बताई। ओवरऑल उन्होंने डिफरेंट केसेस बनाए हुए थे, लेकिन उनमें सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का था। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि एनसीए का अपने पास एनसीए का कुछ भी नहीं था। उसके लिए एनसीए ने कोर्ट को ये बताया कि उनका जो पूरा जो लिएजॉन हो रहा है वो एसेट रिकवरी यूनिट ऑफ पाकिस्तान के साथ हो रहा है और ये कि एसेट रिकवरी यूनिट जो जिसके अंडर एफआईए भी आती है, नैब भी आती है और एफबीआर भी आती है, वो सारी एजेंसी हमें असिस्ट करेंगी इस इंक्वायरी में और हमें मटेरियल देंगे। लिहाजा पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के ऊपर जितने भी केसेस चल रहे थे नैब के या एफआईए के, वो जो मंजूर पापड़ वाला, वो जितने केसेस, वो सारी की सारी जो फाइल है वो एसेट रिकवरी यूनिट ने दी नेशनल क्राइम एजेंसी को और उनसे कहा कि बरतानिया का इससे लिंक है। तो जो आपको याद होगा डेविड रोज की स्टोरी है कि डेविड रोज ने भी स्टोरी लिखी कि बरतानिया से पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग हुई, पाकिस्तान से बरतानिया दुबई हुई। लिहाजा ये जो इंटरनेशनल एंगल था इसके हवाले से भी एनसीए ने 7 से 8 मुख्तलिफ जो ऑफशोर जुरिस्डिक्शंस हैं इंक्लूडिंग स्विट्जरलैंड, उनके हुकाम को लिखा। शहबाज शरीफ और उनके खानदान के उनके जितनी भी डिटेल्स थी उनको दी और कहा कि उनके ऑफशोर अकाउंट चेक किए जाए, कुछ हिडन वेल्थ तो नहीं है। ज्यादा तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल तक ये सारी इन्वेस्टिगेशन चली जिसमें एसेट रिकवरी यूनिट ने फुली असिस्ट किया नेशनल क्राइम एजेंसी को और उसके बाद जो यहाँ पे नेशनल क्राइम एजेंसी ने उनके एसेट्स को अनफ्रीज किया, जिससे साबित ये हुआ और उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ के ऊपर हमें मनी लॉन्ड्रिंग, मिस यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस या करप्शन या जितने भी हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशन थे वो साबित बरतानिया की हद तक उनको कुछ नहीं मिला और उन्होंने उनके क्लीन चिट दे दी इस हवाले से। क्लीन चिट दे दी इस हवाले से। जी अच्छा मुर्तज़ा, अगर हमारे साथ मौजूद हैं थोड़ी देर के लिए, मैं गरीदा भी साथ है, जनरल साहब भी, उन्हें भी गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। गरीदा, एज अ जर्नलिस्ट आपने बहुत कुछ पॉलिटिकली कवर किया इस मुल्क में, इस रवैये को किस तरीके से देखती हैं? देखिए सियासत में मुखालफत भी है, वो सारा कुछ तो समझ में आता है, जाहिर है मुख्तलिफ सियासी जमातें आपस में इख्तलाफ ही रखती हैं तभी मुख्तलिफ सियासी जमातें, लेकिन इंडिविजुअल्स को टारगेट करना और करते चले जाना। खान साहब के अपने खिलाफ आज फैसला आया कल, तो वो उसको मानने को तैयार नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो अभी इस वक्त हैं शहबाज शरीफ साहब, वो यहाँ की कोर्ट से भी बरी होते जा रहे हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी का हवाला भी हम बार बार इसलिए दे रहे हैं, गो कि बिल्कुल रिसेंट केस नहीं है, साल पहले ये रिपोर्ट आई थी, लेकिन हवाला इसलिए दे रहे हैं कि वहां से भी क्लीन चिट मिली, मगर हम मुसलसल चोर चोर डाकू डाकू वही राग है जो सुनते चले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया यशवीन जमाल साहिबा, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर एंड ऑनर टू बी ऑन योर प्रोग्राम एंड टू बी ऑन द स्टेट टेलीविजन। देखिए इस रवैये का खमियाजा इमरान खान साहब खुद भुगत रहे हैं। सबसे बड़ा खमियाजा उन्होंने भुगता कि उनकी हुकूमत चली गई। उनकी हुकूमत जाने से पहले भी जब 3.5 साल वो हुकूमत कर रहे थे, इक्तदार में थे, तो इस रवैये का खमियाजा उनको अपनी पार्टी की टूट फूट की सूरत में सहना पड़ा था। ना सिर्फ पार्टी में टूट फूट बल्कि उनके जो इत्तेहादी थे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और बाकी जो उनके इत्तेहादी थे, वो सब नाला थे इमरान खान साहब के इस रवैये से। MQM तो आपको याद होगा वो बहुत दफा इमरान खान साहब को दबे अल्फाज में भी और खुले अल्फाज में भी कह चुकी थी कि आपका करप्शन का बयानिया बिक नहीं रहा, आप अवाम की फलाह बहबूद की तरफ तवज्जो दें। और यही वजह है कि इमरान खान जब 10 अप्रैल को उनकी हुकूमत गिराई गई है तो वो अपने इंतहाई जो लोवेस्ट पॉपुलैरिटी थी उसकी आखिरी हदों को छू रहे थे। सो मच सो कि शेख रशीद ने भी खुद कहा कि हमारी हुकूमत जो है अगर आज जाती है तो वो महंगाई की वजह से, वो
नाअहली की वजह से, वो बैड गवर्नेंस की वजह से जाएगी। और खुद इमरान खान के पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत के अपने लोग जो थे, वो बार बार वज़ीर आज़म साहब को, उस वक्त इमरान खान थे, वो उनको ये कहते हुए पाए जाते थे कि जी आप ये करप्शन, चोर कहलाना, डाकू कहलाना, लूट के खा गए, फलां ऐसा है, फलां वैसा है, इस बयानिए से हटें और आप महंगाई की तरफ तवज्जो दें, अवाम को रिलीफ की तरफ तवज्जो दें। जो ऑयल का एक बहुत बड़ा स्कैम आया था, चीनी का स्कैम आया था, गंदुम का स्कैम आया था, उसकी तरफ तवज्जो दें। अपनी जो आपकी काबीना है उनके वुज़रा की कारकर्दगी पर तवज्जो दें। अब यही वजह है कि 10 अप्रैल को जब इमरान खान की हुकूमत गई है, तो उसके बाद उन्होंने अपनी कारकर्दगी को अपना जो है वो उन्होंने एक कैंपेन नहीं बनाया, उन्होंने एक बिल्कुल गलत और बिल्कुल झूठा बयानिया अपना लिया था, जो कि अमरीकी साजिश का, जिसका भी अब पोस्टमार्टम हो चुका है, जिसका तिया पांचा हो चुका है, 3-4 ऑडियो लीक्स आ गई हैं जिसमें साबित हो चुका है कि ना तो ये कोई साजिश थी, ना ही कोई और चीज थी, ये तो खुद पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से और मोहतरम इमरान खान साहब की तरफ से बनाया गया था कि हमें इस पे खेलना है। तो बहरहाल इस किस्म के बयानिए ज्यादा अरसे के लिए चलते नहीं हैं। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पाकिस्तान पिछले 75 सालों से यही सुनता चला आ रहा है कि सियासतदान चोर हैं, सियासतदान डाकू हैं। आप बाकियों की तो कम से कम बात करें। इस मुल्क में कौन सा तबका ऐसा है जो करप्शन से महफूज है? आप सिर्फ सियासतदानों को इसलिए रगड़ा लगाते हैं कि यहाँ पर एक बयानिया बन चुका है जो कि अपनी सियासी कैंपेन्स के लिए, जो कि अपनी इलेक्शन कैंपेन्स के लिए बेचना बहुत आसान है। और पाकिस्तान की कौम चूंकि बड़ी मासूम है, बड़ी सादा लो है, तो वो इस बयानिए में फौरन इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। अवाम को कैसे डील करना है वो भी तो हमने उनकी ऑडियो लीक्स में सुन ही लिया है गरीदा, कि अवाम को समझ नहीं आएगी, इसको इस तरह नहीं इस तरह करके कहें। तो ये वही बात है कि अवाम के आगे एक ही चीज को तवातुर से कहते चले जाए। बिल्कुल दुरुस्त बात है। इमरान खान साहब को खुद भी पता है कि अवाम बड़ी सादा है, बड़ी मासूम है। और पाकिस्तान में हिस्टोरिकली 2-3 बयानिए हैं जो बहुत ज्यादा बिकते हैं। एक तो यही कि जी सियासतदान चोर है, इस मुल्क को लूट के खाने वाले सियासतदान ही हैं, चाहे इस मुल्क पे सिर्फ 30 साल की या 40 साल की हुकूमत की हो और बाकी सालों के लिए हुकूमत किसी और ने कर रखी हो, या सियासतदानों के खिलाफ जिस तरह से फैसले आते हैं। अभी 2018 में नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसला आया वो हम सब ने देखा कि वो कहां से आया, किस किस्म से आया, उसमें इंसाफ की किस तरह धज्जियां उड़ाई गई, अदल के तवाजुन किस तरह से उसमें नाकाम किए गए, वो सब हमने देखा। तो कहने का मकसद ये है कि मुल्क के तमाम तबके इस करप्शन की बहती गंगा में हाथ धोते हैं, सिर्फ सियासतदान इसमें बुरे नहीं हैं। लेकिन सिर्फ सियासतदानों को टारगेट किया जाता है। और जैसे भी आपने पीटीआई की पॉलिटिक्स में बात करते हैं, बिकता बहुत ज्यादा, बिकता बहुत ज्यादा हो गया। हाँ। एक गद्दारी का बयानिया हो गया, एक कुफर का बयानिया हो गया, एक एंटी अमेरिकन बयानिया हो गया, एक एंटी इंडिया बयानिया हो गया। ये वो बयानिए हैं जो जज्बातियत पे मबनी होते हैं और फिर इनको कैश बड़ी जल्दी करवाना बड़ा आसान होता है। आप इंडिया के खिलाफ 2-3 नारे मार देंगे, अमेरिका के खिलाफ 2-3 नारे मार देंगे, लोग आपको बहुत बड़ा कोई 30 मार खान समझना शुरू कर देंगे। चाहे आप पर्दों के पीछे या चाहे आप बंद कमरों में, आपकी टांगों में उतनी सकत ही ना हो या आपके अंदर उतनी सकत ही ना हो। तो अच्छा, ये मैं आती हूँ आपकी जानिब। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया और इन इंपॉर्टेंट वो पॉपुलर बयानियों में से खान साहब ने एक बयानिया अपने लिए पिक कर लिया है और उस पर वो, जैसे उन्होंने खुद कहा है, बकौल उनके अपने, वो खेल रहे हैं। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ जनरल साहब भी मौजूद है। सर, ये जो अभी डिसीजन आया है, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा इस पर आपसे कॉमेंट लूँ कि वो बार बार ये कह रहे थे कि कुछ करोड़ों की चीज जो है मुझ पर डाली, मेरे खिलाफ तो कुछ और नहीं मिला, लेकिन जब व्हेन इट केम टू द कोर्ट ऑफ लॉ या एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे तक बात पहुंची तो पता ये चला कि खान साहब वो कुछ करोड़ भी साबित नहीं कर सके और नाअहल हो गए। जब अपनी बात आती है तो वो नाअहल होने के बाद भी वही बात जो अभी गरीदा कर रही थी, इसी नैरेटिव के ऊपर है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, करप्ट तो ये बाकी सारे हैं जो एक साथ हो गए। तो डिसीजन को कैसे देखते हैं और इस रवैये को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याशफीन, जो कुछ आपने अब तक कहा इस प्रोग्राम में और जो कुछ गरीदा ने कहा और बाकी जो यूके से जनरल साहब थे उनकी बातें जो सामने आ गई, उनमें से एक बात सामने आ जाती है और वो ये है कि मेरे ख्याल के मुताबिक इमरान खान को एक मौका दिया जाए, उनसे पूछा जाए कि वो कौन सी जजमेंट है जिसको वो एक्सेप्ट करेंगे अगर वो उनके मुखालिफिन के हक में या उनके खिलाफ आ जाए, या कौन सी वो कोर्ट है और कौन सा वो तरीका है उस इन्वेस्टिगेशन को, उस जजमेंट को वो कबूल करेंगे अगर वो उनके खिलाफ आया। वो तो इस वक्त ना मानू वाली स्टेट में हैं, किसी बात को मानने के लिए वो तैयार नहीं है, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है और एक ही रट उनकी है, वो सुनते रहे हैं। अभी उन्होंने नैब उनके पास था
उन्होंने एसेट रिकवरी यूनिट पे करोड़ों रुपए खर्च किए, बल्कि अरबों रुपए खर्च किए, और फिर बाहर के मुल्कों से भी उन्होंने तहकीकात कराए। वो सबके जजमेंट्स आ गए हैं। मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वहाँ पर और ये नैब की इंजीनियरिंग की कार्रवाई के लिए वो सियासी तौर पर मामलात को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीज़ें सब आई हैं, लेकिन इमरान खान साहब किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, सवाए इस बात के कि कोई ऐसा अरेंजमेंट हो जहाँ पर उसको उठा के कुर्सी पे बिठाया जाए और एक दफ़ा कुर्सी पे बैठ जाए, उसके बाद उससे किसी किस्म का कोई सवाल न पूछा जाए। और उससे ये भी न पूछा जाए कि कितना अरसा तुम्हें चाहिए डिलीवर करने के लिए। 5 साल वो अपोजिशन में रहे, जिसको कहते हैं गवर्नमेंट इन वेटिंग, 3.25 साल हुकूमत में रहे। एक भी कोई ऐसी चीज़ है भी, और बुखारी साहब आएंगे बात करने के लिए, उनसे पूछा जाए कि कौन सी वो फखरिया कार्रवाई है उनकी जो उन्होंने कर ली, जो कौम को ये बताना चाहेंगे कि इमरान खान साहब को मज़ीद मौका जाए। और इनके अभी आएंगे मेरे भाई, बात करेंगे, वो यही कहेंगे कि उनको मौका नहीं दिया गया। अगर आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं उनसे पूछना चाहूँगा, और फिर इमरान खान साहब से, उसी से हम ये सवाल करेंगे बतौर पाकिस्तानी अवाम के कि कितना अरसे के लिए सियासी हुकूमत को होना चाहिए ताकि वो डिलीवर कर सकें। 5 साल का अरसा इमरान खान साहब के लिए बहुत कम अरसा है। हाँ। और फिर कौन से वो कवानीन हैं, मगरब के ऊपर बड़ा फ़ख्र करते हैं, उसी मगरब के एजेंसियों ने उनकी तमाम चीज़ों को गलत करार दिया। उस साजिश की वो चिट्ठी जो उन्होंने अपने जेब से निकाली, उसके बारे में अमेरिका वाले भी कह चुके हैं कि वो गलत था, बिल्कुल कोई साजिश नहीं हुई थी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने, कमेटी ने उसके बारे में भी रिपोर्ट दी कि वो गलत था, किसी किस्म की कोई साजिश नहीं हुई है। अभी लेटली जो आया हुआ है उसके बारे में, अमेरिकन प्रेसिडेंट का पाकिस्तान को टारगेट करना, पाकिस्तान को गैर जिम्मेदार रियासत करार देना, न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कमेंट कर लेना, अगर ऐसी कोई बात थी, ये हुकूमत जो है, इस हुकूमत के ऊपर क्रिटिसिज्म उनकी डायरेक्टली आई है। अगर ये इम्पोर्टेड हुकूमत थी, उनकी वजह से बनी थी, फिर इस किस्म के कमेंट्स तो नहीं आने चाहिए थे अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, और फिर उनका पीछे जाना, आगे आना, ये कार्रवाई कर लेना। तो इमरान खान साहब हर वो बात वो जो कहते हैं उनके मुंह से निकलता है, उसको वो सही समझते हैं। लकीली उनको एक खुफ्ता तबका हमारे कौम का मिला है जिनकी सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये वो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, अपर क्लास के लोग हैं जिन्होंने सियासत में कभी दिलचस्पी नहीं ली, अपने मामलात में उलझे रहते थे, अपने एंजॉय कर रहे थे। और इमरान खान इसका मामले में कामयाब हुआ, उनको वो सियासत में लाया, और वो उसकी हर बात की तरफ इनको सियासत का कोई तजुर्बा नहीं, अभी तक उन्होंने कभी वोट्स नहीं दिए थे, पहली मरतबा 18 में उन्होंने वोट दिया। अभी भी इमरान खान साहब उनके जज्बात पे खेल रहे हैं, उनको साथ लेके चल रहे हैं। कहाँ तक ये कार्रवाई जारी रहेगी अब देखा जाएगा। और अभी ये बड़ी बातें हो रही हैं कि जी इमरान खान ने ये जो बाई इलेक्शन में इनमें बड़ी कामयाबी हासिल की। बिल्कुल ठीक है, बाई इलेक्शन सूबाई हुए, कौमी हुए, लेकिन कामयाबी कौन सी हासिल की? अपनी उनकी सीटें थी, अपनी सीटें थी, अपने लोगों के ऊपर उसने एतबार नहीं किया, अपने आप को सामने पेश किया। वो भी लूज किए उसने, 5 सीटें सूबाई के लूज किए, 5 नहीं बल्कि 5 सूबाई की, और इधर इस बाई इलेक्शन में जो अभी हुए एक और सूबाई सीट उन्होंने लूज कर लिया, और 2 कौमी की सीटें उन्होंने लूज कर ली। कोई ऐसी बात नहीं है, वो ये उनकी अपनी सीटें थी, डिफेंड करना चाहिए था। और ये भी कोई हलवा नहीं होगा उनके लिए। अगला इलेक्शन जब होगा जहाँ पर ये खुद हर सीट पे नहीं होंगे, इनके पार्टी के लोग होंगे, पार्टी के लोग अपनी सीटें बचाने के लिए उसकी पर्सनैलिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर बात करते हैं क्योंकि वो तो फिलहाल यही तासुर देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान के बहुत मकबूल तरीन लीडर हैं, और वो ये जो अर्ली इलेक्शन के लिए भी वो इसरार कर रहे हैं, वो इसी बुनियाद पर कर रहे हैं कि मैं बड़ा मकबूल हूँ और मैं दोबारा जो है वो आ जाऊंगा। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मुर्तजा साहब मौजूद है। मैंने मुर्तजा आपको होल्ड भी सिर्फ इसीलिए किया था क्योंकि आप यूर सीनियर जर्नलिस्ट, आप वैसे भी चीज़ों को मॉनिटर करते हैं और वहाँ पर जो इदारे हैं उनकी वर्किंग है उनको फर्स्ट हैंड देखते हैं। वहां से एनसीए की तरफ से किसी को क्लीन चिट मिलने का क्या मतलब है? क्योंकि खान साहब की अगर लिंगो में मैं बात करूं तो वो तो यही है जी कि आप एनआरओ मिल गया, डील हो गई, साजिश हो गई, वहां पर जो है वो कोई लोग थे अपने, उन्होंने सारा वहां पे मामला कर लिया। तो थोड़ा सा इस पर एक तो कमेंट कर दीजिएगा, और दूसरा ये कि क्या क्लीन चिट मिलने के बाद किसी किस्म की कोई डेफेमेशन या इस तरह की कोई कार्रवाई की गई है शरीफ फैमिली की तरफ से, या होनी चाहिए, आप समझते हैं? अच्छा, इसके 3 पार्ट से आप मुझे टाइम दीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दूं। एक तो ये केस खत्म होने के बाद ये केस हुआ था, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा।
लेकिन उससे पहले कि इसकी वर्किंग कैसे, देखिए आपको याद होगा पिछले अरसे में जो कोविड-19 के जो रूल्स के हवाले से जो ब्रेक किया था बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के ऑफिशियल्स ने, उनके ऊपर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को उन्होंने सैंक्शन किया। तो इस हवाले से बहुत रूल्स क्लियर हैं कि कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई हुकूमत का बंदा अगर कहीं कानून तोड़ेगा तो कानून उसको माफ नहीं करता। और उसमें बिल्कुल ये कैटेगोरिकली ये क्लियर है कि क्रिमिनलिटी किसी की साबित हो जाए और इवन मिसकंडक्ट हो जाए मॉरल ग्राउंड पर भी, उसके बाद भी उसका पॉलिटिक्स में कोई चांस नहीं है। लिहाजा ये वाली बात बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है कि यहाँ कोई एजेंसी, क्योंकि इमरान खान साहब तो खुद ये कहते हैं ना कि ये बहुत इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, ये पॉलिटिशियन की और हुकूमत के कब्जे से बाहर है, कोर्ट्स आजाद है और मुख्तलिफ इस हवाले से उनकी स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड है। अब ये हुआ कि जब ये स्टोरी मैंने ब्रेक की जियो न्यूज पे, तो उसके बाद एसेट्स रिकवरी यूनिट ने, आपको याद होगा शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये फेक न्यूज है और जियो ने इसको एग्जैजरेट किया और क्लीन चिट नहीं मिली और ये कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, एसेट्स फ्रीजिंग ऑर्डर से खत्म हो गया और ये स्टोरी है। उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। उसके बाद एसेट्स रिकवरी यूनिट ने, जो वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट थी जिसके सामने नेशनल क्राइम एजेंसी ने एसेट्स फ्रीजिंग ऑर्डर लिए थे, वहां पर एसेट रिकवरी यूनिट ने केस कर दिया और उस केस में एसेट रिकवरी यूनिट ने यही कहा कि ये सारी जो रिपोर्टिंग गलत हुई है, गलत फैक्ट्स पेश किए गए हैं, लिहाजा हमें पूरी फाइल दिखाई जाए। उन्होंने ये कहा कि जियो न्यूज ने चंद पेजेस चलाकर एक नैरेटिव बनाया, हमें पूरी फाइल दिखाई जाए। एसेट रिकवरी यूनिट की उम्मीद ये थी कि पूरी फाइल से शायद ऐसा कुछ निकलेगा। अच्छा, एसेट रिकवरी यूनिट ने कहा यह था मीडिया पे कि ये इंक्वायरी शहबाज शरीफ और मनी लॉन्ड्रिंग की नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ सुलेमान की थी और उनका एक दोस्त है जुल्फकार अहमद उसकी। फिर उसमें जब कोर्ट ने मुझे बताया कि मेरा नाम भी है और क्या मैं उस हवाले से इंगेज करना चाहूंगा, मैंने अपने वकला के जरिए कोर्ट को लिखकर दिया कि आप उस फाइल को रिलीज करें, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ। फिर जो शहबाज शरीफ के जो वकला थे उन्होंने एग्री किया, सब पार्टी ने एग्री किया और तकरीबन 1800 वर्ड की पूरी फाइल थी जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने रिडक्शन करके जो डेट ऑफ बर्थ बैंकिंग डिटेल्स थी वो निकाल के उन्होंने रिलीज की। उसके बाद आपको याद होगा एसेट रिकवरी यूनिट ने कुछ नहीं कहा। वजह उसकी ये थी कि वो जो फाइल रिलीज हुई उसमें ये पूरा साबित हुआ कि हमारी स्टोरी वर्ड बाय वर्ड सही थी। ना सिर्फ ये, बल्कि पहली बार उस फाइल से 2-3 और चीजें भी सामने आई कि एक्चुअली जो स्टोरी हमने दी थी उससे आगे बढ़कर जो पूरी फाइल में जाहिर हुआ कि पूरी इन्वेस्टिगेशन एक्चुअली थी ही शहबाज शरीफ के बारे में। क्योंकि बरतानिया में ये उन्होंने कहा था एसेट रिकवरी यूनिट ने कि देखें ये पाकिस्तानी अवाम पब्लिक ऑफिस होल्डर था जिसने ये करप्शन की है। जैसे बरतानिया में आपको जी इस हवाले से सख्त कवानीन है। हाँ। तो वो मामला तो वहीं पर खत्म हो गया। डेफामेशन का केस देखें इसलिए इस पे नहीं हो सकता कि ये एक इंडिविजुअल का केस, ये एक नेशनल क्राइम एजेंसी है, उन्होंने एक स्टेट के कहने पे किया, लिहाजा आप नेशनल क्राइम एजेंसी को सू नहीं कर सकते, ये कानून नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक है, जिनके कहने पर केस किया, मैं वैसे उस हवाले से सवाल करी थी। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा, आप हमारे साथ रहे और आपने बहुत ही तफसील से इस पूरे इशू की और एक्सप्लेन किया कि काम क्या है नेशनल क्राइम एजेंसी का, इस केस की जो डिटेल्स हैं वो भी बताई। थैंक यू सो मच गरीदा। नाउ कमिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन और ये जो अभी तोशा खाना वाला मामला हुआ है, जो डिसीजन आया है, थोड़ा सा इसके ऊपर मैं चाहती हूँ, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, जाहिर है इसके इस पर कॉमेंट करेंगे, इस पर बात करेंगे। एक तो ये कि अपील में गए हैं खान साहब इसकी और कल वो समाअत भी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आप क्या देख रही हैं? क्योंकि एक राय ये भी आ रही है पीटीआई की तरफ से कि ये स्टैंड नहीं करेगा कोर्ट में। देखिए, इस पर मैं यही कहना चाहूंगी कि मैंने खुद वो फैसला पढ़ा है। हाँ। और जितनी चीजें उसके सामने आई हैं, मेरे नजदीक भी इलेक्शन कमीशन का वो फैसला इतना कोई स्ट्रांग नहीं है और शायद ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाए। तवक्को ये की जा रही थी क्योंकि तोशा खाना का केस इमरान खान के खिलाफ बहुत मजबूत था, ना सिर्फ लीगली बल्कि उसका एक पॉलिटिकल एलिमेंट भी था। यहाँ तक कि मरियम नवाज ने तो इमरान खान के लिए जो एक लक़ब है, जो उनका एक सियासी लक़ब है, वो तोशा खान ही रख दिया था। लेकिन अभी चूंकि इलेक्शन कमीशन ने तफसीली फैसला इसका जारी करना है जिसमें कुछ रुकावटें हैं, शायद वो जितना लास्ट मैंने चेक किया था कि शायद एक मेंबर के सिग्नेचर्स अभी बाकी हैं, तो जब तक वो तफसीली फैसला नहीं आ जाता तब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस पोजीशन में नहीं होगी कि जब तक वो ग्राउंड्स ना देख ले कि इमरान खान को रिलीफ देना है कि नहीं देना।
लेकिन बहरहाल अभी तक जो शॉर्ट ऑर्डर भी आया है उसमें मेरी भी राय यही है, और मैंने कानूनी माहिरीन से भी बात की है, उनसे भी जाना है, तो लगता यही है कि ये बड़ा एक कमजोर सा फैसला है और ये ज्यादा अरसा स्टे कर नहीं सकेगा और इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिले चाहे सुप्रीम कोर्ट से मिले। लेकिन एक चीज तो तय है कि इमरान खान के ऊपर जो उनका एक सादिक और अमीन होने का टैग था, जो नॉन करप्ट होने का एक टैग था, जो बिल्कुल ईमानदार होने का, पाक साफ होने का टैग था, वो तो मेरा ख्याल है कि 2018 में हुकूमत मिलने के बाद से ही खत्म होना शुरू हो गया था। जब आपको हुकूमत मिली, बहुत से मामलात में आप एक्सपोज हो गए। इस वक्त इमरान खान के जितने भी हमदर्द हैं, जितने भी उनके सपोर्टर्स हैं, जो भी उनके लोग हैं, वो यही कहते हैं कि जी खान खुद तो करप्ट नहीं है। देखिए, खुद आप अगर करप्शन ना भी करें, लेकिन अगर आपकी हुकूमत में आपके वजीर, आपके दोस्त आपकी पोजीशन से फायदा उठा रहे हैं, तो ये भी करप्शन के ही जुमरे में आता है, ये भी करप्ट प्रैक्टिसेस के जुमरे में ही आता है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के कवानीन में बल्कि दुनिया भर के कवानीन में ये एक करप्शन की एक किस्म है। दुनिया भर के बड़े बड़े वज़राए आज़म, खासतौर पर बरतानिया में आप देख लें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरियत है और इमरान खान साहब वहीं की मिसालें सबसे ज़्यादा दिया करते हैं। ट्रम्प अमेरिकन प्रेसिडेंट, उन पर भी यही इल्ज़ाम था कि वो अपनी बेटी को उन्होंने एक बहुत बड़ा ओहदा दे दिया, अपने दामाद को बहुत बड़ा ओहदा दे दिया, जिसकी वजह से उनके जितने दोस्त हैं वो इन ओहदों से फ़ायदा उठा रहे थे और फिर इनडायरेक्टली वो ट्रम्प को फ़ायदा पहुंचा रहे थे। फिर ट्रम्प ने अपने बिजनेस एम्पायर्स के लिए अपने दोस्तों को बहुत नवाजा। तो ये सब चीजें बहुत सी ऐसी, तो बेसिकली फैसिलिटेट करना या टर्निंग अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स समथिंग जो इस तरह का हो रहा है, सारा भी उसी जुमरे में आता है। आप ये कह रही हैं। हमारे साथ ऐसे में कोई टेक्निकल इशू था, यावर बुखारी साहब से राब्ता नहीं हो रहा था, उन्हें अभी कनेक्ट करने की हमने दोबारा कोशिश की है। बुखारी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, मैं सुन सकता हूं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। कुछ बात हो रही थी इस वक्त जो तोशा खाना का केस का जो डिसीजन आया उसके हवाले से, और एक डिस्कशन ये भी हो रही थी कि खान साहब के सर खिलाफ जो फैसले आते हैं खान साहब उनको भी नहीं मानते, और उनके मुखालफिन के हक में जो फैसले आते हैं खान साहब उनको भी नहीं मानते। जनरल कादिर बलोच प्रोग्राम में मौजूद हैं, उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि मैं आपसे ये सवाल जरूर करूँ कि कोई एक ऐसी जजमेंट है जो आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले समझते हैं कि किसी मुखालिफ के हक में आई और ठीक होगी, ठीक है? देखिए, मैं पहले वो थोड़ा सा मैंने सुना था मुर्तजा की बात और उनकी रिपोर्ट। जी जी। देखिए, जो ब्रिटिश सिस्टम, लीगल सिस्टम है, उसके अंदर किसी किस्म का भी अगर डाउट हो तो बेनिफिट ऑफ द डाउट जिसके ऊपर केस बनाया गया उसको दिया जाता है। वो एक मैच्योर्ड जस्टिस सिस्टम है जहां पे बियॉन्ड एनी डाउट वो आपके पास सबूत होने चाहिए, तब जाके ये अगर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज निकले हैं, इनके पास वो क्योंकि कुछ डाउट थे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जिस वजह से ये बचे हैं, वरना क्लियर कट था। वो यहाँ पे FIA बैठ के कह रही है कि हमारा कोई केस ही नहीं है, कि जबकि 22 अरब रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। सर 21 महीने इन्वेस्टिगेट किया उन्होंने, कोई 2 दिन सब कुछ हुआ। देखिए, ये लोग गायब हो जाते थे, हाजिर नहीं होते थे, छोड़े इस बातों को। मैं सिर्फ इस बात के ऊपर रोना है कि हम लोग कितने बदबख्त है कि हम लोग मैं इमरान खान की साइड लूंगा, कोई नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की साइड लेगा, कोई जरदारी की साइड लेगा। हम लोग बहैसियत औलाद कितने बदनसीब और कितने बदबख्त है कि हम लोग पाकिस्तान की कोई साइड नहीं लेते हैं। हम लोगों ने पाकिस्तान को तो छोड़ दिया एक तरफ। हमारे लिए इमरान खान सब कुछ है, मेरे लिए, इनके लिए शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ सब कुछ है, अगलों के लिए जरदारी सब कुछ है। मतलब कितने अफसोस की बात है। आप छोड़ें, ये हम लोगों की जिंदगियां 100 साल की मैक्सिमम हो जाएंगी, पाकिस्तान का क्या होगा? ये सर आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं अगर इसी सवाल से आपके कुत्ते से ही अगर एक सवाल कर लूं, इसी नुक्ते पर अगर एक सवाल कर लूं सर, कि देखें खान साहब के खिलाफ तोशा खाना का जो भी डिसीजन अभी इलेक्शन कमीशन से आया है, आप लोग बहैसियत पार्टी हिज सपोर्टर उसको नहीं मानते, बिल्कुल ठीक है, आप लोगों का राइट है सर। उसके नतीजे में ये कहना कि हम सड़कों पर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, मुल्क बंद करेंगे, लीगल फोरम्स को यूज कीजिए। अगेन पाकिस्तान का सोचिए ना सर, पाकिस्तान का तो वाकई कोई नहीं सोचता। मैं आपके साथ मैं बिल्कुल टोटली इत्तेफाक करता हूं। मुझे आवाज से ऐसे महसूस हो रहा है कि फरा बोल रही है, मतलब आई डोंट नो। नहीं जी, मैं यशवी जमाल बात कर रही हूँ जी। अच्छा जी, देखें, जो इशू है तोशा खाना के ऊपर हम लोग कोई लॉन्ग मार्च नहीं कर रहे। एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं, हम लोग जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं कि जो साजिश हुई, अमेरिकन ने जिस तरीके से हाथ मरोड़े और वो फिर मुदाखलत हुई और ये हुकूमत आई, हम लोग कह रहे हैं हमें इलेक्शन की एक डेट दे दो,
हम बैठ के बातें कर लेंगे। हम कह रहे हैं कि साइफर के ऊपर जुडिशियल कमीशन बना लो, हम नेशनल असेंबली में वापस आ जाएंगे। हम ये कह रहे हैं। हमें कोई इशू नहीं है। हम लोग पाकिस्तान के मामले में हमारे पास कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुकद्दम है। अच्छा सर, आपके इस नुक्ते पर भी जनरल साहब ने एक बात करी थी। जी जी सर, जी अजीज प्लीज आप कमेंट करिए। गरीदा बात कर रही थी कि 2018 से इमरान खान का वो ऊपर से लिबादा हटना शुरू हो गया और ये हो गया वो हो गया। दुनिया में कहीं भी अपनी जिम्मेदारी तो कोई उठा सकता है, किसी और की नहीं उठा सकता है। और अगर कोई वजीर करप्ट है उसको निकाला भी गया, अगर उससे कोई करप्शन की और वो भी वाजी नहीं हुआ, नैब ने क्लियर कर दिया, और लेकिन उसे रिजाइन किया। अलीम खान के ऊपर आया रिजाइन किया, सत्तावन के ऊपर आया रिजाइन किया, समी के ऊपर आया रिजाइन किया। आप देख रहे हैं रिंग रोड जिसके अंदर कोई मसला ही नहीं था, जुल्फी ने रिजाइन कर दिया। मेरा भाई आई नो एग्जैक्टली कि रिंग रोड के अंदर इशू ही कोई नहीं था, लेकिन वो रिजाइन कर दिया। हमारे अंदर ये इखलाकी जुर्रत थी। यहाँ पे तो ये 22 के 22 गरीदा ने एक दफा नहीं कहा कि नून के कितने लोगों के ऊपर इल्जाम है और केसेस चल रहे हैं। मतलब इन लोगों के ऊपर खुद केसेस चल रहे थे, लेकिन कोई रिजाइन नहीं करता। 3-3.5 साल आप लोगों की हुकूमत रही। हुकूमत में आने से पहले खान साहब मुसलसल ये कहते रहे कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे जिसने इस मुल्क का पैसा लूटा। सर कहाँ है, कुछ करते ना सर, क्यों नहीं पकड़ा? आप किसी पे कुछ साबित नहीं कर सके आपके दौर में। देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, पकड़ना FIA नहीं होता है, पकड़ना नैब नहीं होता है, पकड़ना एंटी करप्शन नहीं होता है। जब यही इदारे इस अहल ही ना हो और फिर जब इनकी हुकूमत है और बोले जी केस ही कोई नहीं है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, कोई सबूत ही नहीं है, जबकि ये इतने एक्टिवली काम कर रहे हैं। अच्छा, मैंने जनरल साहब की तरफ भी जाना है सर, लेकिन फिर सवाल वही आ जाता है। एक मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अलावा सारे केसेस पीपल्स पार्टी ने नून के ऊपर बनाए थे और नून ने पीपल्स पार्टी पे बनाए थे। देखिए, मुझे ईमानदारी की बात, कोई मतलब अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मुझे बताएं कि ये लोग करप्ट नहीं है करप्ट। मैं ईमान से मैं तो बहुत आगे जाता हूं, मैं कहने की मैं बात करता हूं कि मैं कहता हूं कि जिसने जो भी इन्वॉल्व है इसके अंदर नाम मत ले, जो भी सियासतदान है, जो भी ब्यूरोक्रेट है, जो भी जर्नलिस्ट है, जो भी फौजी है, जो भी कुछ जज है, कोई भी है जिससे इस मुल्क को नुकसान पहुंचाए, अल्लाह पाक उसको गर्क करे, उसकी औलाद को गर्क करे। हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं इन बदबख्तों के पीछे। आप लोग पॉलिटिकल बयानिए से हटके अब कुछ मुझे लग रहा है बददुआओं की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे सर इजाजत दीजिए, हमारी पार्टी का कोई हो, देखिए हमें मॉरल हाई ग्राउंड लेना पड़ेगा। नहीं लेंगे तो हम लोग इन्हीं चक्रों में कि जी मैंने नवाज शरीफ की सर ये एक ऐसा मसला है सर, जिसकी एक ऐसी डिबेट या डिस्कशन है जिसका अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई एंड दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप लोग जो बातें करते हैं ना सर, ऐसा लगता है कि आपकी पसंद का इंसाफ हो, आपकी पसंद के फैसले हो, आपकी पसंद से सारा मामला चले तो वो ठीक है, वरना आप कहते हैं बाकी हर कोई गर्क हो जाए। मामला देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर मामला क्लियर कट हो, मैं आपको जस्टिस बताता हूँ, इंसाफ। देखिए, इमरान खान टेलीथॉन कर रहे थे, सैलाब जदगान के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे। मुझे बताएं कहां का इंसाफ है कि PTV ना दिखाए एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को। आप PTV के अंदर इतनी जरूरत तो है नहीं, क्योंकि ये लोग बदबख्त बैठे हुए। सर मेरे टीवी में इतनी जरूरत है कि यावर बुखारी को लाइव प्रोग्राम में लिया हुआ है और हर रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लोगों को मैं लाइव शो में लेती हूँ और मुझे बड़ा दुख और अफसोस होता है कि हर प्रोग्राम के आखिर में आप लोग जो है नेशनल टेलीविजन को टारगेट करके चले जाते हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। नेशनल टेलीविजन जो भी गवर्नमेंट आती है, नेशनल टेलीविजन जब तक आजाद नहीं होगा BBC सर आप लोगों को करना चाहिए था, शायद आप लोगों की हुकूमत में ऐसे चलाया जाता होगा, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई मामला नहीं है। मैं पूरी तरह से आजाद हूँ आप लोगों की राय प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। उन्होंने भी ये जाती है। नहीं सर, मैं पूरी तरह से आजाद हूँ आप लोगों की राय अपने शो में शामिल करने के लिए, और शायद PTI के दोस्तों को मैं यही कहती हूँ कि शायद आप लोगों ने अपने दौर में ऐसे चलाया होगा तो आप लोगों को ये शुबह रहता है, वरना ऐसा कोई मामला अभी है नहीं। टेलीथॉन नहीं दिखाया ना सर, आप लाइव बैठे ना, मुझे टेलीथॉन का नहीं पता, मैं यहाँ की मैनेजमेंट में नहीं हूँ, लेकिन आप मेरे शो पे लाइव बैठे। मैं रोज प्रोग्राम करती हूँ 8 बजे प्राइम टाइम लाइव लेती हूँ सर आप लोगों को। देखिए, अगर आप PTI वालों को नहीं लेंगे तो वो बात तो बहुत क्लियर होगी। चलिए मुझे इजाजत दें, मैं जनरल साहब को काफी देर से मैं शामिल करना चाह रही हूँ। जनरल साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है बुखारी साहब की, आपका सवाल मैंने रखा था उनके सामने, जवाब में वो ये कहते हैं जी कि नेशनल क्राइम एजेंसी को भी उन्होंने कह दिया कि कुछ मुबहम चीजें थी और वो फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सके, जिसकी वजह से फैसला जो है वो क्लीन चिट मिली शहबाज शरीफ साहब को। तो वो तो सर वही बात है कि कोई भी ऐसा फैसला नहीं बता रहे, और अभी जो आगे का लाहे अमल है मैं चाहती हूँ उस पर भी कॉमेंट करें, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि इस्लामाबाद की चढ़ाई नहीं करने देंगे, वेयर ये लोग भी कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्लामाबाद आएंगे। तो ये तो फिर सर एक कन्फ्रंटेशन है जो डेवलप होगी। याश्विन, समझ नहीं आती कि मैं कमेंट किस बात के ऊपर करूं।
ये सारी मेरी आवाज दोबारा मुझे वापस आ रही है गूंज के। सॉरी सर, आपको आवाज नहीं आ रही ठीक से? हेलो, नहीं आपकी आवाज अभी ठीक है, मैं भी बात करूंगा। तो सारी दोबारा फिर मेरी आवाज आ रही है वापस, मुझे वापस आ रही है आवाज भाई। अच्छा सर, आप ही की आवाज वापस एको कर रही है। हम इसे फिक्स करते हैं। मैं तब तक गरीदा से बात कर लेती हूँ, हम आपकी जाने बात दोबारा मैं बात कर लूँ जरा। सर हम आपको ऑडियो फिक्स करते हैं। अच्छा गरीदा, एक चीज, ये जो तोशा खाना वाला फैसला, इसके बाद इस फैसले के बाद और कुछ हुआ हो ना हो या गरीदा, एक बात कुछ जर्नलिस्ट की, कुछ तजियाकारों की एक राय ये सामने आ रही है कि जो मौजूदा हुकूमत है उनके पास एक नैरेटिव जरूर आ गया है बात करने के लिए, और जो बात अभी थोड़ी देर पहले आप भी कर रही थी, जिसकी वजह से वो भी वो बुत बनाया गया है कि कोई करप्शन नहीं की गई उस तरफ से, कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई रॉन्ग डूइंग नहीं हुई। वो बुत तोड़ने में अब शायद जो है वो हुकूमती जमातें जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है वो कामयाब हो जाएंगी। देखिए, मेरा मसला ये है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे जो एक मॉरल एलिमेंट है ना, उसकी ज्यादा फिक्र है। क्योंकि इमरान खान साहब जब 2011 में उन्होंने अपनी सियासत का पीक देखा, तो जिस तरह से वो एक मॉरल तबलीग किया करते थे, वो सबके लिए बहुत कैची था, वो सबके लिए बहुत इंट्रूगिंग था, वो सबके लिए बहुत अट्रैक्टिव था। क्योंकि इससे पहले इतने दबंग अंदाज में, इतने वाज़े अंदाज में, और खान साहब का ज़ाहिर एक कैरिस्मा है, वो इस मुल्क के एक बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं उन्होंने, और बतौर क्रिकेटर मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। किसी ज़माने में मैं भी उनकी बहुत फ़ैन थी, बल्कि बतौर क्रिकेटर मैं आज भी उनकी फ़ैन हूँ। वो एक लेजेंड है। फिर उसके बाद जिस तरह से उन्होंने एक फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ की, बहुत अच्छी की, तो खान साहब का एक कैरिस्मा था। सो उस कैरिस्मा के साथ खान साहब ने जब एक मॉरल एलिमेंट लेके आए, एक अखलाकी अंसर लेके आए अपनी सियासत में, तो पाकिस्तान में वो एक अछूता अंदाज था। अब उस मॉरल एलिमेंट के साथ इमरान खान साहब ने खुद को बहुत हायर ग्राउंड पे खड़ा कर दिया था, और उसी हायर ग्राउंड पे खड़े होकर इमरान खान साहब अपने सियासी हरीफों को जो है मतऊन किया करते थे, उन पे लान तान किया करते थे। अब मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ साहब का तोशा खाना, जो मेरे नजदीक बिल्कुल एक लव किस्म का, बिल्कुल एक कमजोर किस्म का केस है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ तोशा खाना, लेकिन बहरहाल वो केसेस आए, उस पे इमरान खान साहब ने जो एक बयानिया अडॉप्ट किया, तो मेरे लिए और मेरी तरह के बहुत से मेरे साथियों जो सहाफी साथी हैं, सो मच सो कि अवाम के लिए बड़ा शॉकिंग था कि जी इमरान खान तो वो हरकत नहीं कर सकते जो उनके मुताबिक उनके सियासी हरीफ करते रहे हैं, या जो उन्होंने अपने सियासी हरीफों पर मुकदमात बनवाए, या चले अगर वो पहले के भी बने हुए थे तो जिस तरह उनके दौर में वो मुकदमात प्रोसीड हुए या वो बहुत तेजी के साथ आगे चले, तो हम इमरान खान से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कफलिंग्स लेके जाएंगे, वो परफ्यूम की 100-200 रियाल की या 100-200 दिरहम की बोतलें लेके जाएंगे, या वो डिनर सेट लेके जाएंगे, या वो खजूरें भी लेके जाएंगे, या वो रुमाल लेके जाएंगे। ये इमरान खान से हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे। तो चाहे आपने कोई करप्शन ना भी की हो, फर्ज कर लिया मोरालिटी की बुनियाद पे, मोरालिटी की बात है, एक जो मॉरल एलिमेंट है, जो मॉरल करप्शन है, जो अखलाकी गिरावट है, कि आप अवाम को यही बताते रहे। मैंने बहुत इंटरव्यूज किए इमरान खान साहब के, वो हमेशा यही कहते रहे कि जी मैं तो बादशाहों वाली जिंदगी गुजार रहा था, मैं तो लंदन में रहता था, मुझे तो किसी चीज की कमी नहीं थी, मैं अवाम के पास क्यों आया, मैं तो अवाम को शऊर देने के लिए आया। तो अगर आपके पास किसी चीज की कमी नहीं थी तो फिर आप खजूरों के डब्बे क्यों उठा कर गए? ये बहुत एक मेरे नजदीक एक बहुत मॉरल किस्म की, एक अखलाकी किस्म की गिरावट है कि जो तोहफे आपको बतौर रियासती सरबराह के दिए जाएं, देखिए वो इमरान खान को उनकी जात के तौर पे नहीं दिए गए थे, वो इमरान खान को बतौर क्रिकेटर नहीं दिए गए थे, वो इमरान खान को बतौर शौकत खानम के सरबराह के तौर पे नहीं दिए गए थे, वो इमरान खान को बतौर वजीर आजम पाकिस्तान के तौर पे दिए गए थे। सो ये तोहफे रियासत की मिल्कियत होते हैं। अच्छा गरीदा, अगर आप इजाजत दें, वो हमारा ऑडियो का इशू फिक्स हो गया। आई हैव टेकन योर पॉइंट, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि वो मोरालिटी की बात है, लीगैलिटी के ऊपर तो खैर बाद में बहस होगी और लीगल फोरम्स हैं उस पर बात करने के लिए। जनरल साहब, मुझे बताया जा रहा है कि आपका ऑडियो का इशू फिक्स हो गया। सर अपनी बात अगर जारी रखिए, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, आपने गुफ्तगू सुनी है यहाँ पर? जी याशफीर, मैं ये कहना चाहता था कि अभी बुखारी साहब ने जो कुछ कहा कि पाकिस्तान के बदबख्त औलाद तो फलाना शरीफ फैमिली की तरफ, जरदारी फैमिली की तरफ, इन सबको उन्होंने गलत करार दिया कि पाकिस्तान से इनका किसी को ना मोहब्बत है, ना प्यार है, ना ये है, ना वो है, ये सब पाकिस्तान दुश्मन है। अगर पाकिस्तान का कोई दोस्त है तो ये उनकी पार्टी है, खान साहब है, और वो जो भी करे वो सही है। अभी गरीदा ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, हर शख्सियत से कुछ तवक्कुआत होते हैं।
और इमरान खान ने जिस मॉरल हाई ग्राउंड पे अपने आप को रखा था, उससे उसकी शख्सियत को सामने रखते हुए, उसकी मॉरल हाई ग्राउंड को देखते हुए जो कुछ चीज़ें अभी उसके खिलाफ आ रही है, ये वो चीज़ें हैं जो लोगों को मायूस कर देती हैं। मैं इस पॉइंट को यहाँ पर छोड़ता हूँ, मज़ीद बात करने की क्या, बहुत कुछ आप लोग कह चुके हो। मैं ये जो इनकी धमकी है, ये जो कार्रवाई है कि हम चढ़ दौड़ेंगे, हम लॉन्ग मार्च करेंगे, फलान करेंगे, ये करेंगे, बिल्कुल लॉन्ग मार्च करें, मगर पुरतशद्दुद लॉन्ग मार्च नहीं होगा, पुरअमन लॉन्ग मार्च होगा और उस जगह तक आएगा जिस जगह तक परमिशन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के जरिए से आई है। कोई उसको कुछ भी नहीं कहेगा, मैं उनको गारंटी देता हूँ। लेकिन अगर वो चढ़ दौड़ेंगे और वो ये कहते हैं कि कान से पकड़ के हुकूमत को निकालेंगे, एक सेकंड के लिए हुकूमत यहाँ रुक नहीं सकेगी। पता नहीं वो तरीका कौन सा है कि जिससे हुकूमत नहीं रुक पाएगी और सबके सब पैक कर जाएंगे और उनको फतह होगा वहाँ पर और वो घुस जाएंगे उन दफ्तरों में जिससे वो निकले थे और वो दोबारा खुबाई कर लेंगे। वो तरीका मेरे समझ नहीं आती है। इनके पास हथियार भी नहीं है, इनके पास डंडे भी नहीं है, इनकी जो फौज लोग आने हैं वो एक खास हद तक आना है। बिल्कुल आए, शौक से आए, वहाँ पर बैठे, कितनी देर वो बैठ सकते हैं देखा जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यास्मीन, और ये लॉन्ग मार्च करने का फैसला गो कि उन्होंने कहा है ये जुमे के दिन करेंगे, ये बहुत मुश्किल फैसला है। यही फैसला उनका वाटरलू भी साबित हो सकता है। ये जो मखलूक जो इसको सपोर्ट करते हैं, इनकी हर बात को 100% यकीन करते हैं, ये बड़े जो है ना सॉफ्ट लोग हैं, बड़े नरम किस्म के लोग हैं। इनके लिए आना और इस्लामाबाद की इस मौसम में वहाँ पर कई रातें गुजार लेना, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आप डालने समझते के हैं लिए, पॉसिबल नहीं होगा? अच्छा जैन साहब, एक कमेंट मैं आपसे और भी लेना चाहती हूँ आपकी मौजूदगी का फायदा। वो रिपीट परफॉर्म जी, एक कमेंट और आपसे लेना चाहती हूँ। जो मुज़ाकरात की कोई अब हम बार बार बात सुनते हैं कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, कुछ सीनियर जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं और बड़े उससे वसूख से कह रहे हैं कि हो रहे हैं। पीटीआई के कुछ रहनुमा जो है वो डिनाई करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ एक्नॉलेज करते हुए नजर आ रहे हैं। हो रही है सर कहीं कोई बातचीत? और अगर हो रही है तो क्या कोई कॉमन एजेंडा क्या है? क्योंकि मुज़ाकरात के लिए आपके पास कोई तो कॉमन ग्राउंड या एजेंडा होता है ना। यास्मीन ऑल थ्रू वो ये कहते रहे हैं कि वो किसी सूरत में तैयार नहीं है हुकूमती लोगों से, शरीफ फैमिली से, जरदारी फैमिली से फेस टू फेस मिल के बात करने का, हाथ मिलाने का। उनको फिर क्या कुछ उनके बारे में वो कहते रहे हैं। तो ये बातचीत चल रही है, तो उस बातचीत को फाइनली जिस वक्त फाइनल राउंड हो जाएगा, क्या ये तैयार है हाथ मिलाने के लिए गवर्नमेंट से और उनके साथ मामला तय करने के लिए? अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा है। हाँ, एक बात मान लिया उन्होंने कि बातचीत हो रही है, बातचीत होनी चाहिए, बातचीत से मसाइल का हल निकालना चाहिए। लेकिन अगर बातचीत को उस नतीजे पर ले जाना चाहते हैं जो कि उनकी ख्वाहिश है, उनकी पार्टी की ख्वाहिश है, उस किस्म की बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं होता है। बातचीत वो होता है जो कौमी मुफाद में हो, जिसके ऊपर सबके लोग, तमाम के तमाम सियासी जमायतें मुत्तफिक हों, तमाम अदारे मुत्तफिक हों और मुल्क की मफाद में हो, अफरा तफरी न हो। और ये जो मुसीबत आई है मुल्क के ऊपर सैलाब की, इससे छुटकारे के लिए कोई कार्रवाई जारी है। अलावा इसके मुल्क की मईशत जिस तबाही की तरफ चल पड़ी है, उससे भी रिकवरी के लिए जो कार्रवाई की जानी है उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस वक्त जिस बात की ज़रूरत है मेरे समझ के मुताबिक वो ये है कि ये तमाम के तमाम लोग मिल जाएं और एक ट्रुथ और रिकन्सिलिएशन वाली कहानी की जाए। और ये जो डिस्क्वालिफिकेशन के किस्से चल रहे हैं, आज ये डिस्क्वालीफाई हो रहा है, कल कोई और हो रहा है, परसों कोई और हो जाएगा, इससे पहले ये हो गया किसी ने बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो वो डिस्क्वालीफाई हो गया। इन तमाम मामलात को सुलझाने के लिए मेरे ख्याल में एक रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट है सुप्रीम कोर्ट सामने आए, सुप्रीम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस सामने आ जाए, वो बैठे और ये कार्रवाई करके और अपने टेक्निकल रोल से निकल के थोड़े बहुत सियासी रोल में भी आ जाएं और इस मुल्क को एक ऐसे डगर पे डालें जहां पर ये जो रोजाना ठीक है। लेकिन ये सारी आप लोगों से भी जो बातचीत होती है और गुफ्तगू होती है और जो मामलात है, ऐसा लगता है कि जो सियासी मंजरनामा है उसके अंदर अभी क्लैरिटी बहुत जल्दी आना शायद पॉसिबल ना हो। वक्त होता तो मैं मजीद जरूर इस पर बात करती। बहुत शुक्रिया यावर बुखारी साहब आपका, जनरल रिटायर्ड कादर बलोच साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। गरीदा फारूकी साहिबा, बहुत आपका आपने वक्त दिया। मुर्तजा अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद रहे, उनकी बिलखुसूस शुक्रगुजार है कि उन्होंने बहुत तफसील से उस पूरी स्टोरी के ऊपर जो जिससे आज हमने प्रोग्राम का आगाज किया था उस पर हमसे बात की। नुक्ता इतराज से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।